16 साल की उम्र में तुम पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मैथ्स के, और यहाँ 16-17 साल के लॉन्डे यूरोस खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बुली कर रहे हैं भैया वर्ल्ड क्लास महंगी महंगी साइनिंग्स को। कल रात में लामीन यमाल ने जिस तरीके से भाई बुली किया है ग्वार्डियोल को ना उस लेफ्ट चैनल पे, आय हाय हाय भाई, ग्वार्डियोल को नाइटमेयर्स आ रहे होंगे कि मैं कहाँ फंस गया, क्योंकि मैन सिटी में तो ग्वार्डियोल इतना एक्सपोज होते नहीं है, लेकिन कल लामीन यमाल ने बिल्कुल लेनी देनी कर रखी थी। क्रोएशिया वर्सेस स्पेन, इतना वन साइडेड अफेयर हो जाएगा ये सोचा नहीं था। देखो पहला मैच जैसा हमने देखा था आपका स्कॉटलैंड वर्सेस जर्मनी का, वहां पर तो चलो ठीक है क्वालिटी में डिफरेंस था, स्कॉटलैंड के पास इतने बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स नहीं है, लेकिन अगर मैं क्रोएशिया में देखूं आपके पास लूका मॉड्रिच, देन आपके पास ब्रोजोविच, देन कोवचिच, ऐसे खिलाड़ी, और जिस तरह का अभी 5-6 साल का स्पैन रहा है यहाँ पे क्रोएशियन टीम का, उसके बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर एकदम से हथियार ही डाल देगी क्रोएशियन टीम आपकी स्पेन नेशनल टीम के सामने। बट आपको स्पेन की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज किया, एंड यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने बॉल मूव की है, चांसेस बनाए और चांसेस बरी भी किए हैं। लामीन यमाल का वो शानदार असिस्ट, देन आप देखोगे फैबियन रूइस का वो वंडरफुल गोल, एंड एल्वारो मोराटा अगेन, लोग चाहे एल्वारो मोराटा को रेट करें या ना करें, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अगर एल्वारो मोराटा की पीआर भी बहुत स्ट्रांग होती तो शायद एल्वारो मोराटा को भी लोग रेट कर रहे होते। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ गोल स्कोरर जो कि इंपॉर्टेंट टाइम पर आके गोल स्कोर कर देता है, एंड कल भी वही चीज़ थी जब डेडलॉक ब्रेक करना था। इनिशियली शुरुआत क्रोएशिया ने की, थोड़ा बैलेंस दिख रहे थे, वो गेम का टेम्पो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन आफ्टर दैट फर्स्ट गोल स्पेन लुक्ड मोर इन कमांडिंग पोजीशन। और वही होता है, देखो जो बड़ी टीमें होती है ना वो ज़्यादा देर तक बैकफुट पर रहती नहीं है, एंड कल वही चीज़ आपको देखने को मिली स्पेन की टीम से। अब क्या है कि इस ग्रुप में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी टाइट है, क्योंकि आपकी कल अल्बेनिया ने भाई यूरोस की हिस्ट्री में सबसे तेज गोल मार दिया इटली के अगेंस्ट, पहले ही मिनट से पहले, मतलब पहला मिनट किक इन भी नहीं हुआ था, कुछ सेकंड ही चल रहे थे, उस पर उन्होंने गोल मार दिया आउट ऑफ नोवेयर, और उसके बाद इटली ने 15 मिनट में यहाँ पर लीड ले ली। बट उसके बाद जो कि इटली का हमेशा से रहा है काम, गेम को स्लो करना, जो स्कोर लाइन है उसको प्रोटेक्ट करना, चांसेस बने बट वो चांसेस बरी नहीं हुए। अब देखो ये इटली की वो साइड है जो कि बिना किलिनी बनुची के आ रही है। लास्ट टाइम जब उन्होंने यूरोस जीता था तो वो उनके दो मेन फिगर थे, बनुची ने तो फाइनल में गोल भी स्कोर किया था। अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि स्पेन ने यहाँ पर जीडी अपना बहुत अच्छा कर लिया है, क्रोएशिया का जो जीडी है वो यहाँ पर -3 में चला गया है। कल आपने देखा कि उनको जब पेनल्टी भी मिली तो पेटकोविच ने वो पेनल्टी भी मिस कर दी। अब उनके केस में लक इतना ज़्यादा खराब था कि एक वो चांस जो ग्वार्डियोल ने बनाया वहाँ पर उसके फार पोस्ट पे किसी ने टैप नहीं मारा उस चांस पे। तो ऐसा नहीं था कि क्रोएशिया के पास चांसेस नहीं थे, स्पेन ने कलेक्टिव तौर पे यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाई है। और जो गलतियां स्पेन ने यहाँ पर पिछले वर्ल्ड कप में की थी, आप देखोगे पहला जो वर्ल्ड कप मैच था उनका, उसमें उन्होंने क्रोएशिया को बिल्कुल, कोस्टारिका को बिल्कुल खत्म कर दिया था, 7 गोल मारे थे, लेकिन उसके बाद अगले 2 गेम्स में आकर उनकी हालत खराब थी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इटली उनको दिक्कत नहीं देगी, इटली वर्सेस स्पेन इज गोइंग टू बी, आप बोलोगे यहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम और काफ़ी आप हो सकता है बहुत केजी भी हो, लेकिन क्रोएशिया के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि आपको पता है कि जो अगली 4 टीमें होंगी ना थर्ड पोजीशन पे फिनिश करने वाली, उनकी पोजीशन जीडी वगैरह पे डिसाइड हो सकती है। अब क्रोएशिया की मिडफील्ड अगर देखी जाए, गोल स्कोरर नहीं है मिडफील्ड में, अप टॉप भी उनके पास केवल क्रैमारिच है, और यहाँ पर अगर मैं डिफेंस भी देखूँ तो इनका कुछ इतना सॉलिड लगा नहीं मुझे, क्योंकि इवन ग्वार्डियोल लुक्ड, आप बोलोगे वेरी शेकी। लिवाकोविच को टेस्ट किया उन्होंने और लिवाकोविच ने 3 गोल दे दिए। अब उसमें जो 3 गोल स्कोर हुए उसमें लिवाकोविच की कोई गलती है नहीं, बिकॉज क्वालिटी गोल्स थे वो। बट यहाँ पर आपके क्रोएशिया का डिफेंस, क्रोएशिया की मिडफील्ड और क्रोएशिया का अटैक, तीनों ने लेट डाउन किया है आज के, मतलब कल के मैच में। एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर बात करो कि इटली ने अपना गेम जीतकर यहाँ पर अब क्रोएशिया के ऊपर और प्रेशर डाल दिया है। अल्बेनिया वॉज नेवर फेवरेट इन दिस ग्रुप। लोगों ने बोला, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि स्पेन थर्ड पे फिनिश करेगी, बिकॉज स्पेन के साथ प्रॉब्लम ही रहती है कि इतने सारे पासेस करते हैं लेकिन वो चांसेस जो बनते हैं उनके लिए वो बरी नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, ये जो डायनामिज्म है ना, अभी अगर आप देखोगे एक विंग के ऊपर आपने विलियम्स खिला रखा है, एक विंग के ऊपर आपने लामीन यमाल खिला रखा है, तो पेस है बहुत ज़्यादा आपकी विंग के ऊपर। मिडफील्ड में आपके पास पेड्री, रॉड्री हैं, एंड डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर फैबियन रूइस है। अच्छा, फैबियन रूइस एज सच मैं तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट कल जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है कल क्रोएशिया के अगेंस्ट, इट वॉज अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। एंड देखो क्रोएशिया को अगर मैच जीतना था तो उनकी मिडफील्ड को डोमिनेट करना ही करना था, राइट। बट यहाँ पर कल उनकी मिडफील्ड बिल्कुल आउट रन, आउट मसल, आउट परफॉर्म, आउट क्लास्ड हो गई, जिसके चक्कर में स्पेन के लिए गेम जीतना बड़ा आसान हो गया। एंड देन अगर मैं इटली की बात करूँ, देखो इटली में बरेला वॉज ऑन द स्कोर शीट, ठीक है। आप पहले मिनट में गोल कंसीड करते हो तो फिर आपका टेस्ट ऑफ कैरेक्टर आता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इटली वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं की थी, तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वो नॉर्थ मैसेडोनिया से वो हार गए थे क्वालिफायर्स में।
जिसकी वजह से आपकी पोर्चुगल की राह आसान हो गई थी क्वालिफाई करने की वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इस बार जो शुरुआत हुई है, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब इटली आई थी, दे वर नॉट द फेवरेट्स, दे केम एज अ टीम हु कैन कम्पीट, बट दे वर नेवर द फेवरेट्स टू विन द यूरोज। बट धीरे धीरे करके ऐसी 1-0 की 2-1 की स्कोर लाइन से वो मैच जीतते चले गए एंड इवेंचुअली फाइनल भी जीत गए जाके पेनल्टी शूटआउट में। अच्छा, डोनारूमा के केस में दिक्कत क्या रहती है, डोनारूमा ने लास्ट यूरोज में उनको यूरो जिताया जरूर पेनल्टी शूटआउट में, लेकिन तब से लेकर अब तक डोनारूमा की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिप आया है और कल भी काफ़ी शेकी लग रहे थे यहाँ पे डोनारूमा। लेकिन वही वाली बात है कि एक्सपीरियंस क्वालिटी का फर्क दिख रहा था अल्बेनिया वर्सेस इटली के मैच में। बट ऐसा भी जब स्पेन वर्सेस इटली का मैच होगा, आई थिंक जो परफॉर्मेंस स्पेन की थी क्रोएशिया जैसी टीम के अगेंस्ट, उसके सामने इटली की परफॉर्मेंस आप बोलोगे थोड़ी हल्की लगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्पेन इटली के मैच में स्पेन का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा गिवन सर्कमस्टेंसेज में। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, कल जिस भी बारसा फैन ने कल स्पेन का मैच देखा होगा और उन्होंने देखा कि भाई निको विलियम्स और लामिन यमाल की जोड़ी इतने अच्छे से वर्क कर रही है। अब आपको पता है कि निको विलियम्स रडार पर हैं आपके यहाँ पर बार्सिलोना के, एंड लामिन यमाल तो ऑलरेडी काफ़ी क्रूशियल प्लेयर बन चुके हैं बार्सिलोना के लिए और आने वाले टाइम में यहाँ पर आपकी फ्रंट लाइन में मेन फिगर बन के निकलेंगे। अब जो कल हमने कॉम्बिनेशन प्ले देखा इन दोनों के बीच में, अगर ये चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है और एथलेटिक जो क्लब है वो बेचने को तैयार हो जाता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगी बार्सिलोना अटैकिंग फ्रंट पे, क्योंकि उनके पास गोल स्कोरर के तौर पर हैं लेवेंडोस्की, फेरान टोरेस भी हैं यहाँ पर, उन्हें फाती वगैरह पे डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर निको विलियम्स आ जाता है तो आप एक तरीके से जॉ फेलिक्स को लेट गो कर सकते हो कि चलो ठीक है यार, हमें इतना भी ऑब्सेस नहीं होना क्योंकि नंबर्स इतने कुछ खास नहीं है। तो वो एक चीज़ है। बट ये डेफिनेटली यार, लामिन यमाल जैसा प्लेयर जो बारसा की अकेडमी से निकल के आया है, आई थिंक ये ना बहुत बड़ा एडवांटेज है बारसा के पास कि उनके पास एक ऐसी अकेडमी है, जब भी उनको साइनिंग ज़रूरत पड़ती है तो वो कोई ऐसा प्लेयर निकाल लेते हैं अपने अकेडमी से जो कि उनका पैसा बचा लेता है, और लामिन यमाल इज़ वन सच प्लेयर। आई थिंक ही वॉज फैंटेस्टिक लास्ट नाइट। स्टार बॉयज़ बहुत सारे हैं, लेकिन उन स्टार बॉयज़ में अगर कुछ प्लेयर जिनको मैं वाकई रेट करता हूँ उसमें लामिन यमाल का नाम डेफिनेटली आएगा। अब यूरोस की तो बात ये रही, लेकिन अब थोड़ा कोपा अमेरिका पे आते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, ठीक है, तुम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुम्हारी टीम का जो फॉर्मर प्लेयर है, जो तुम्हारे उस कंट्री का जो लेजेंड है, वो तुम्हारी इस टीम को और तुम सबको बैश करना शुरू कर देता। सोचो तुम्हारा क्या माइंडसेट होगा गोइंग इनटू द कंपटीशन। एंड वही चीज़ यहाँ पर रोनाल्डिनो ने की है। रोनाल्डिनो, आई मीन, वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर टू ग्रेस द गेम, वन ऑफ द आइकॉन्स ऑफ द गेम, बैलन डोर विनर है वो, वर्ल्ड कप विनर है वो। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो कल स्टेटमेंट आया रोनाल्डिनो का, क्या वो सही है? मैं कहता हूँ चाहे कितनी भी खराब हो ब्राज़ील नेशनल टीम, मैं कह रहा हूँ चाहे कितना भी अंडर परफॉर्म कर रहे हो ब्राज़ील के प्लेयर्स, लेकिन आप कभी भी यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू होने में जब 4-5 दिन बाकी हैं और आपको पता है कि प्लेयर्स अपने जोन में है यहाँ पे एंड दे वांट टू विन द ट्रॉफी, ऐसा नहीं कि कोई ब्राज़ील का प्लेयर ट्रॉफी नहीं जीतना चाहता, इट्स जस्ट दैट चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो पाती हैं, जो गेम प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, इस चक्कर में वो जीत नहीं पाते। अब ये वही ब्राज़ील के प्लेयर्स हैं जो कि 2002 वर्ल्ड कप के बाद से 2006 वर्ल्ड कप में आपके फ्रांस से हारे, देन उसके बाद यहाँ पर 2010 के वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, 2014 वर्ल्ड कप में तो सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन किस तरीके से पहुंचे थे वो भी हमें पता है, और ह्यूमिलिएट कितना ज़्यादा हुए थे आपकी जर्मनी के अगेंस्ट वो भी हम सबको पता है। देन 18 वर्ल्ड कप में सेम कहानी, कोपा अमेरिकाज में सेम कहानी रही है। यहाँ पर अभी 2023 के 2022 के वर्ल्ड कप में भी हमने देख लिया था कि क्रोएशिया के अगेंस्ट उनको कितने नाको चने चबवा दिए थे क्रोएशिया ने और अल्टीमेटली बाहर कर दिया था। रोनाल्डिनो खुद पार्ट थे 2006 की टीम का और आपके इतने कोपा अमेरिकाज रहे उस टीम का। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया कि मैं इस ब्राज़ील नेशनल टीम को पसंद नहीं करता, मैं इस टीम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, प्लेयर्स यहाँ पर ब्राज़ील की रिस्पेक्ट नहीं करते, खेलना नहीं चाहते हैं, जीतने की भूख नहीं है, आई थिंक ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा बेबुनियाद हैं। मेरे ख्याल में टूर्नामेंट पे एंटर करने से पहले आपको चाहे जितना भी भरोसा ना हो अपने प्लेयर्स के ऊपर, आप कितना भी नापसंद करते हो प्लेयर्स को, आप कभी भी अपनी टीम का, अपने प्लेयर्स का मोरल डाउन नहीं करोगे ये सब बोल के। सोचो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और आपके कपिल देव, आपके सुनील गावस्कर जी और आपके फॉर्मर प्लेयर्स जैसे कि मोहिंदर अमरनाथ वगैरह ये सारे स्टेटमेंट दे देते हैं आके कि आईपीएल ने क्रिकेट को ख़राब कर दिया इंडिया की और हमें कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पर कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आपको याद होगा ना, विराट कोहली को लेकर कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर दीपक हुड्डा को विराट कोहली की जगह दी जानी चाहिए। कितना ज़्यादा नेगेटिव माहौल हो गया था टीम के अंदर और फैन बेस में कितना ज़्यादा गुस्सा था इस चीज़ को लेकर। अब आप खुद सोचो, ब्राज़ील का ये पैशनेट फैन बेस यहाँ पर कोपा अमेरिका में ट्रेवल करके जाने वाला है अपनी टीम के मैचेस देखने के लिए, और उनका जो इतना बड़ा लेजेंड है वो यहाँ पर अपनी ही टीम को पुल डाउन कर रहा है, अपनी टीम को यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोज नहीं बोलूँगा, लेकिन
लेट डाउन कर रहा है, उनके प्लेयर्स ने आपके ब्राज़ील के लेजेंड्स को ज़रूर लेट डाउन किया होगा, बट ये जो बोल रहे हैं ये सारे के सारे प्लेयर्स खुद में कितने डिसिप्लिन थे। रोनाल्डिनो को बार्सिलोना ने सेल इसीलिए किया था बिकॉज ही वॉज नॉट बीइंग द राइट एग्जाम्पल। स्किलफुल प्लेयर होना, क्लास प्लेयर होना, दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पर एक डिसिप्लिन और आप एम्बिशियस प्लेयर रहे होगे। आप काफ़ी स्किलफुल थे, आपने ट्रॉफीज वगैरह जीती, लेकिन वो ब्राज़ील की टीम थी भी ना फुल ऑफ सुपरस्टार्स। आपके पास यहाँ पर रिवाल्डो था, रोनाल्डो था, एड्रियानो था, काका था, रोनाल्डिनो था, इतने सारे प्लेयर्स थे, काफू वगैरह आपके मिडफील्ड आपके बैकलाइन में थे, आपके पास डीडा जैसा गोलकीपर था, तो वो टीम वर्ल्ड क्लास थी। अभी ये टीम उस लेवल पे नहीं है। और आई एग्री कि ब्राज़ील का ये जो स्क्वाड आया है, आई थिंक ये इतने सारे सालों में सबसे कमज़ोर ब्राज़ील का स्क्वाड है, लेकिन फिर भी इसमें प्लेयर्स हैं भाई मैच जिताने वाले। और रफीना ने वो चीज़ बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रोनाल्डिनो बोल रहे हैं कि वो हमारे मैचेस नहीं देखेंगे, वो यहाँ पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं है हमसे, तो फिर वो क्यों विनीशियस से टिकट्स ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे। तो यार अब ये तो मतलब अब कितना सच है रफीना के उस स्टेटमेंट में, कितना नहीं है, उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर ये बात है तो फिर आप ये सोशल मीडिया पे आकर ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कितना भी नापसंद करते हो टीम को, लेकिन फिर भी आप ये सारी चीज़ें नहीं बोलोगे। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इस पर रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा, बट आई थिंक टूर्नामेंट से पहले ऐसा स्टेटमेंट दे देना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड रोनाल्डिनो बीइंग द आइकॉन ऑफ द गेम, इनको तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझनी चाहिए थी कि टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स अपने जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो उनके लेजेंड्स हैं उनकी कंट्री के, उनसे कितनी बैकिंग एक्सपेक्ट करते हैं। बट रोनाल्डिनो ने यहाँ पर लेट डाउन किया है ब्राज़ील के स्क्वाड को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्राज़ील के फैन बेस को। बट अब क्या, जब ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बट आप लोगों का क्या रिएक्शन था इस न्यूज़ के ऊपर वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। शाम में नेदरलैंड्स और फिर उसके बाद रात में इंग्लैंड वाले मैच के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। वॉच अलॉन्ग करेंगे हम इन दोनों गेम्स का, तो प्लीज़ ट्यून इन। जितने भी लोग हैं चैनल के ऊपर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। आज वॉच अलॉन्ग शुरू से करने से पहले हमें 100 सब्सक्राइबर्स ज़रूरत है आपके 85 के पूरे करने के लिए, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट टारगेट। इस यूरोज़ और कोपा अमेरिका के दौरान मैं रोज़ लाइव रहूँगा, रोज़ आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। टारगेट है हमारा कि इस दौरान में यहाँ पर हम 100K तक जो पहुँचने का हमारा टारगेट है वो अचीव करें, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग दैट। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।